डियर स्टूडेंट, मैं आर के विद्यार्थी और आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी की गई सेकेंड टर्म के लिए इंग्लिश कोर के मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 4 को। यहाँ पर मैं उन सभी प्रश्नों के बारे में आपको बताऊंगा जो इस मॉडल पेपर में शामिल किए गए हैं, ताकि आप परीक्षा को भली भांति समझ सके और आप आने वाली परीक्षा में बेहतर तरीके से अंक प्राप्त कर सके। मॉडल पेपर आने वाली परीक्षा के लिए आईना होता है, जहां पर हम समझ पाते हैं कि फाइनल एग्जामिनेशंस में सवाल कैसे पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि अगर आप सभी मॉडल पेपर को बहुत बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके आने वाली परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसी उद्देश्य के साथ मैं आज आपको मॉडल सेट 4 के उन सभी प्रश्नों का जवाब देने जा रहा हूं जिसका आप सभी को इंतजार था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि समय समय पर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली हर एक मैसेज समय पर पहुंच सके, साथ ही साथ आपकी जो तैयारी है परीक्षा से संबंधित वो प्रॉपर तरीके से हो सके। अभी हम लोग देखेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए में आप देख पा रहे हैं कि ये सेक्शन ए में जो पूछा गया है वह क्या पूछा गया है? पैसेज। क्या पूछा गया है? पैसेज। यहाँ पर जो पैसेज दिया गए हैं गौतम बुद्ध के बारे में, किसके बाद कौन थे, गौतम बुद्ध का जीवन कैसा रहा है ना, उनको कौन कौन से स्ट्रगल से गुजरना पड़ा, इन सारी चीज़ों के बारे में इस पैसेज में चर्चा किया गया है। अगर आपको जरूरत बुझाएगा तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। अभी हम आपको सिर्फ इतना बता पा रहे हैं कि यह जो पैसेज है वो गौतम बुद्ध के जीवनी से संबंधित है और सीधा चल रहे हैं सवाल की ओर। देखिए, पहला सवाल पूछता है, हु वाज गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध कौन थे? तो गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग इतना जानते हैं कि वह एक धार्मिक शिक्षक थे और उसी के अकॉर्डिंग, मतलब आपको जो जवाब देना है वह जवाब आपको अपने मन से नहीं देना है, पैसेज को पढ़ना है और पैसेज जो जवाब दे रहा है उसी जवाब को आपको लिखना है। तो मैंने लिखा है कि गौतम बुद्ध वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रिलीजियस टीचर। गौतम बुद्ध जो है वह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक शिक्षक थे। दूसरा सवाल कहता, हाउ डिड ही बिकम द बुद्धा? है ना, मीन्स वह कैसे बुद्ध बन गए, क्योंकि वो पहले बुद्ध नहीं थे, पहले तो वो गौतम थे, उनका नाम गौतम था, लेकिन बाद में वो बुद्ध बने। तो बुद्ध कैसे बने? तो कहता है कि बाय गेटिंग इनलाइटमेंट ही बिकेम द बुद्धा। ठीक है, इट मीन्स कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो क्या बन गए? बुद्ध बन गए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, वाई डिड ही लीव हिज किंगडम एंड एट व्हाट एज? तो कहता है कि गौतम बुद्ध जो है उन्होंने अपने किंगडम को क्यों छोड़ा और उस वक्त उसकी उम्र क्या थी? तो उन्होंने किंगडम को छोड़ने का मतलब था कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति करनी थी और ज्ञान की खोज के लिए उन्होंने अपने किंगडम को छोड़ा और उस वक्त उसकी उम्र कितनी थी? 25 ईयर्स। इसी चीज़ को मैंने आंसर्स में लिखा है और ये सारे सवाल का आंसर जो मैं आपको दे रहा हूँ वो पैसेज में दिया गया है, पैसेज के आधार पर ही मैंने आपको आंसर्स दिया है। अगला सवाल कहता है कि हाउ लॉन्ग डिड ही वॉन्डर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? कहता है कि गौतम बुद्ध ज्ञान की खोज में एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहे, तो वह उनकी जो ड्यूरेशन थी, जो अवधि था, वह कितने दिनों के लिए घूमे? तो पैसेज के अनुसार गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो दर दर भटके, उनकी जो समय था वह कितना समय था? तो देखिए यहाँ लिखता है ही वॉन्डर्ड फॉर 7 ईयर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब एक जगह से दूसरे जगह ज्ञान की खोज के लिए वह कितने सालों तक भटकता रहा? 7 सालों तक भटकता रहा। अब 5वां नंबर सवाल कहता है, हु विल ओवरकम सॉरो एंड बी ब्लेस्ड? कहता है कि कौन है जो सॉरो का मतलब दुख पर काबू ब्लेस्ड और वो आगे की और खुशियां प्राप्त कर सकता है, वो कौन हो सकता है? तो यहाँ पर आंसर जो लिखा हुआ है, ही हु हैज ड्रॉन आउट द एरो एंड बिकम कंपोज्ड ही विल ओवरकम सॉरो एंड बी ब्लेस्ड। कहता है कि वो व्यक्ति होगा जो ड्रॉन आउट द एरो होगा। ड्रॉन आउट द एरो का मतलब है कि दुखों को झेलने की क्षमता जिस पर होगी, है ना, जिस व्यक्ति में दुखों को झेलने की क्षमता होगी वही व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है और इन दुखों से वह मुक्त हो सकती है। तो इट मीन्स जब भविष्य में या फिर जीवन में वही लोग हर एक परिस्थितियों का सामना कर सकता है जिन्हें परिस्थितियों से जूझना आता हो या परिस्थितियों का सामना करना आता हो। अब आप समझ गए होंगे इस सवाल के बारे में। अब 6ठा क्वेश्चन कहता है, डिड गौतम मैरी? कहता है गौतम ने शादी किससे किया? तो गौतम की शादी जिनसे हुई थी उनका नाम यशोधरा था। क्या नाम था? यशोधरा। तो आंसर लिखा हुआ है, गौतम मैरिड विथ ए प्रिंसेस नेम्ड यशोधरा। उम्मीद है कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी।
अब अगला सवाल कहता है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग, है ना। कह रहा है कि पैसेज जो है उसमें से कुछ शब्द लिखे गए हैं जिस शब्द का मीनिंग ये है। ये का मतलब है कि देखिएगा ऑप्शन ए में कहता है यह स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, कहता है कि एक ऐसी स्थिति जब लोगों को क्या हो जाए, मीन्स ज्ञान की पूरी तरह से प्राप्ति हो जाए, मीन्स ज्ञान के सागर में डूब जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, बुद्ध कहते हैं। ऑप्शन बी दोज बाउंड टू डाई, कहता है कि जो हमें किस में बांध के रखता है, मीन्स मौत में बांध के रखता है। तो मौत में बांध को रखने को हम क्या बोलते हैं, मोर्टल। क्या बोलते हैं, मोर्टल। मोर्टल का मतलब मरणशील। तो हम जितने भी प्राणी हैं वो सभी क्या है, मोर्टल हैं। और हम लोग हर कोई मौत से बंधे हुए हैं। किसी को पहले मौत आनी है, किसी को बाद में मौत आनी है। इट मीन्स ये बात आप समझ गए होंगे। अब मैं चल रहा हूँ सेक्शन बी की ओर। देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके पहले हम लोग पढ़ते हैं कि सेक्शन बी में सॉल्व करने के लिए क्या कुछ इंस्ट्रक्शन है। तो दिया हुआ इंस्ट्रक्शन देखिए, इंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं कि क्वेश्चन से पहले जो चीज़ लिखा होता है उसी को हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। यहाँ पर आप गौर करिएगा कि कुछ बात ये लिख रहा है। क्या लिख रहा है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। कहता है कि यहाँ पर सवाल आपको 2 से अधिक दिए गए हैं, लेकिन आपको मात्र 2 ही सवाल सॉल्व करने हैं और कोशिश करना है कि वो आपको जवाब देना है वो कितने शब्दों में देना है, 100 शब्दों के अंदर देना है, 100 शब्दों के बाहर नहीं देना है। प्रत्येक प्रश्नों के लिए जो आपको अंक मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, अगर आप एक सवाल को सॉल्व करते हैं तो 5 नंबर मिलेगा और दोनों सवाल को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा। ये बात आप समझ गए होंगे। देखिए पहला सवाल कहता है यू आर दीपक कुमार, सेक्रेटरी हिस्ट्री सोसाइटी DAV देहरादून, राइट एंड नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग नेम्स फॉर ए ट्रिप टू पुरी। कहता है कि आप दीपक कुमार हो, सेक्रेटरी हो हिस्ट्री सोसाइटी के, और ये कहाँ है हिस्ट्री सोसाइटी, DAV देहरादून। तो DAV देहरादून एक स्कूल है जिसका एक पार्ट है हिस्ट्री सोसाइटी, और उस हिस्ट्री सोसाइटी के आप सेक्रेटरी हो। आपने डिसाइड किया है कि आपका विद्यालय जो है वो कहाँ जा रहा है, एक ट्रिप पर। ट्रिप का मतलब होता है यात्रा करने के लिए, और वह यात्रा कहाँ का है, पुरी का। तो आप एक नोटिस लिखिए स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए और विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इनवाइट करिए कि वैसे विद्यार्थी जो इस यात्रा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना अपना नाम लिखाएं। अब समझ गए होंगे सवाल क्या कह रहा है। देखिए मैंने नोटिस डेवलप किया है, जो भी मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश किया है या फिर जो कुछ भी मैं आपको सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ वह आपके शब्दों में है, मीन्स हमारी अपनी भाषा में है, ताकि किसी चीज़ों को रटना नहीं पड़े। एक साथ एक बात और दोस्त कि अगर वास्तव में आप अंग्रेजी में बहुत बेहतर करना चाहते हैं, अंग्रेजी में 90+ मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी और अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपको इंग्लिश के उन सभी गुण को सिखा सके जहां से अच्छे अंक प्राप्त किए जाते हैं, जहां से आप एक बेहतर स्कोर कर सकते हो, है ना। चलिए अब चलते हैं सीधा कि नोटिस कैसा लिखा जाता है। एक नज़र आप यहाँ पे डालेंगे कि जब भी आप नोटिस लिखेंगे, नो डाउट्स आप क्लास 12 के बच्चे हैं और कहीं ना कहीं आप नोटिस लिखने के लिए सीखे ही होंगे विद्यालय में, फिर भी मैं आपको आपकी याददाश्त को तरोताज़ा करने के लिए एक बात बता रहा हूँ कि जब भी हम नोटिस लिखते हैं तो सबसे पहले टाइटल लिखते हैं, मीन्स हेडिंग लिखते हैं। मैंने भी हेडिंग यहाँ पर लिखा है, और वो हेडिंग अपने मन से नहीं, जो सवाल में दिए जाते हैं उसके आधार पर तय किए जाते हैं। यहाँ पर जिस विद्यालय के बारे में बातचीत किया जा रहा था, क्योंकि नोटिस बोर्ड पे हम लोग नोटिस को लिख रहे हैं या फिर नोटिस बोर्ड के लिए नोटिस को तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम विद्यालय के नाम को रखेंगे, और विद्यालय का नाम क्या है, DAV देहरादून। देखिए मैंने DAV देहरादून कैपिटल लेटर में लिखा है, उसके जस्ट नीचे में बॉटम में हम लोग क्या लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको नोटिस लिखा हुआ मिलता है, और लेफ्ट हैंड साइड में फिर डेट लिखते हैं। फिर मैंने डेट लिखा है 31 अक्टूबर 2021। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बातचीत किया जा रहा है ट्रिप के बारे में। ट्रिप का मतलब होता है जर्नी के बारे में। तो जिस जर्नी के बारे में बातचीत किया जा रहा है वो जर्नी कहाँ का है, पुरी का। देखिए मैंने लिखा है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 and 12 आर इन्फॉर्म्ड दैट योर स्कूल इज organizing a trip to Puri during the winter vacation. Interested students who want to participate in this trip must submit their names and pay Rs 5,000 rupees with consent letter of parents by 15th November 2021 to the undersigned. मैंने क्या लिखा नोटिस में, नोटिस में लिखा है कि क्लास 11 and 12 के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपका विद्यालय पूरी के लिए एक ट्रिप की आयोजन कर रही है, और कब करने जा रही है, विंटर वैकेशन में।
कहता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मीन्स इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्टिसिपेट, वैसे विद्यार्थी जो इस यात्रा में भाग लेना चाहते हैं वो लोग अपना नाम को बता दें। साथ ही साथ इस ट्रिप के लिए 5,000 रुपये लगने हैं, उस 5,000 रुपये को पे कर दें विथ कंसेंट लेटर ऑफ पेरेंट्स, और पैसे के साथ साथ आपके पिता का या फिर आपके जो गार्जियंस है उसकी सहमति पत्र भी आपको जमा करनी है, ताकि कोई तकलीफ मैनेजमेंट को ना हो सके या फिर किसी परेशानी का सामना मैनेजमेंट को ना करना पड़े। और ये सारा काम मतलब आपको अपना नाम बता देना है, पैसा जमा कर देना है, कितना तारीख तक, 15 तारीख तक, मतलब 15 नवंबर 2021 तक, टू बी अंडरसाइंड। किसको करना है? तो भैया सेक्रेटरी को करना है। किसको? हिस्ट्री सोसाइटी के जो सेक्रेटरी है, इट मीन्स दीपक कुमार को आपको पैसा सबमिट कर देना है, साथ ही साथ आपको अपना नाम सबमिट कर देना है। बस इतना ही तो है नोटिस में। आसानी से हम लोग नोटिस को हम लोग क्या कर सकते हैं? ड्राफ्ट कर सकते हैं। चलिए अगला जो सवाल है देखिएगा। अगला सवाल कहता है यू आर डिस्टर्ब बाई लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। कहता है कि आप जो है डिस्टर्ब हो जाते हो बाई लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट, मतलब बहुत तेज ध्वनि से म्यूजिक को बजाया जाता है, साउंड सिस्टम को बजाया जाता है, लाउड स्पीकर को बजाया जाता है, जिससे क्या है आप डिस्टर्ब हो जाते हो। और ऐसे स्थिति में आप अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए, मीन्स आप कैसा फील करते हो इस लाउड म्यूजिक सिस्टम की वजह से। अगर जैसा फीलिंग है उस फीलिंग को ध्यान में रखते हुए आप एडिटर को एक पत्र लिखिए जो क्या कर सके कि आपकी फीलिंग्स को अखबार के माध्यम से पब्लिश कर सके। जब भी हम लोग चिट्ठी लिखते हैं तो चिट्ठी लिखने के लिए क्या करना होता है? लेटर लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग सेंटर एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सवाल है, इस सवाल में सेंटर एड्रेस नहीं लिखा गया है। इसका मतलब है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप कोई भी एड्रेस को चुन सकते हैं, क्योंकि सवाल में किसी भी एड्रेस का जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पर हमने अपने ही मन से एक एड्रेस को चुना है, और वो एड्रेस क्या है? आप देखिए यहाँ पे कोट रोड रांची। तो इसी एड्रेस को हम लोग कहते हैं सेंडर एड्रेस, मतलब भेजने वाले के पता को हम लोग सेंटर एड्रेस कहते हैं। देन आफ्टर हम लोग डेट लिखते हैं। फिर सेकंड पोजीशन पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने डेट का जिक्र किया है, और डेट जो है इंडिपेंडेंट होता है, आप कोई भी डेट ले सकते हैं। यहाँ पर हमने अपने मन से 2 फरवरी 2022 का एक डेट लिया है। आप अपने मुताबिक कोई भी डेट को चुन सकते हैं। अब जब हम लोग डेट लिख लेते हैं तो डेट लिखने के बाद तीसरा काम होता है कि हम डेजिग्नेशन लिखें, मतलब जिस व्यक्ति को हम चिट्ठी भेज रहे हैं उसका पद लिखें। तो पद हमारा क्या है? यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि जो पद है जिसको चिट्ठी लिखनी है वो पद का नाम है एडिटर। देखिए इस जगह पर आप सवाल को गौर पे एडिटर, हमने यहाँ पर इसीलिए द एडिटर लिखा है, द एडिटर। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा कि किसको, कौन से एडिटर को लिखना है। तो सवाल में ये चर्चा किया गया है कि जो एडिटर को आप चिट्ठी लिखेंगे वह एक अखबार का होगा, और उस अखबार का नाम होगा टाइम्स ऑफ इंडिया। हमने यहाँ पर उसी के आधार पर टाइम्स ऑफ इंडिया पुट किया है। ठीक है, आप इस जगह पर देख सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने लिखा, और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ हमने एक उनकी पिन कोड डाल दी। अब आप देखेंगे कि आगे चर्चा किया गया है सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि जब हम सेंटर एड्रेस लिख लेते हैं, डेट लिख लेते हैं, डेजिग्नेशन लिख लेते हैं, देन आफ्टर हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट का मतलब विषय होता है, ये आप भली भांति परिचित होंगे। विषय का मतलब होता है कि जो जिस बिंदु पर, जिस मोटो पे हम चिट्ठी लिख रहे होते हैं उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। हमने वैसा ही डिस्क्राइब किया है, और ये जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा क्वेश्चन में डाला हुआ रहता है। आप क्वेश्चन को गौर करिएगा तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट। तो लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट की वजह से क्या होता है कि लोगों की नींद खराब हो रही है, प्रॉपर तरीके से वो सो नहीं पा रहा है, ये सारा प्रॉब्लम्स है। और इन्हीं प्रॉब्लम को रखते हुए हम लोग क्या करेंगे? चिट्ठी को ड्राफ्ट करेंगे, क्योंकि चिट्ठी में कहा गया है कि आप डिस्टर्ब हो और आप अपने फीलिंग्स को चिट्ठी के माध्यम से लिखिए। तो हम क्या है कि इस लाउड म्यूजिक प्लेड के वजह से रात भर हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या फिर रात भर हम सो नहीं पाते। ये कई सारी समस्याएं हैं जिनको हम लोग क्या करेंगे? चिट्ठी में जिक्र करेंगे। तो जो सब्जेक्ट लिखा जाता है वो सब्जेक्ट को हम लोग कहाँ से उठाएंगे? तो जो क्वेश्चंस होता है, कुछ क्वेश्चंस के लाइन में ही सब्जेक्ट रहता है, बस केयरफुली या फिर कह सकते हैं स्मार्टली वहाँ से हम लोग उठाएंगे और सब्जेक्ट के पास पेस्ट करेंगे। मैंने वैसा ही किया कि वहाँ से उठाया और टू डिस्टर्ब बाई लाउड म्यूजिक एट नाइट हमने यहाँ पर पुट कर दिया। इस तरह से हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए कि जब भी हम लोग सब्जेक्ट लिख लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम लोग सर लिखते हैं। हमने सर लिखा है या फिर आप मैडम, तो दोनों में से किसी एक को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, सर या मैडम का। मैंने यहाँ पर सर लिया है, आप चाहे तो मैडम भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए हमने क्या किया कि जब भी हम लोग चिट्ठी लिखते हैं तो चिट्ठी लिखने के दौरान हम लोग कुछ सावधानियां बरतते हैं कि
चिट्ठी को शुरुआत कैसे करते हैं। हमने चिट्ठी की शुरुआत किया है थ्रू द कॉलम ऑफ और स्टेम्ड न्यूज़पेपर, क्योंकि जब भी आप किसी अखबार के लिए लिखेंगे, जब भी किसी आप न्यूज़पेपर में अपने प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज़ को पब्लिश कराना चाहेंगे, तो हम लोग प्रायः इसी तरीके से लाइन को शुरुआत करते हैं। इसके अलावा भी कई तरीके से कर सकते हैं, परमिट मी टू ड्रॉ और काइंड अटेंशन टुवर्ड्स लाइक दैट, ऐसे करके भी लोग कर सकते हैं, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैंने वैसे चीज़ों को चुना है जो काफ़ी आसानी से याद रखा जा सके। तो कहता है थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टेम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज टुवर्ड्स लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर ऐसा चर्चा किया कि आपके अखबार के माध्यम से, आपके लोकप्रिय अखबार के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ लाउड म्यूजिक सिस्टम की ओर, या फिर लाउड म्यूजिक प्लेड की तरफ में उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। और ये लाउड म्यूजिक प्लेड जो होती है, ये कब बजाई जाती है? रात में। देर आर मेनी रिलीजियस प्लेसेस इन दिस एरिया लाइक टेम्पल। कहता है कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में ढेर सारा रिलीजियस प्लेसेस है, टेम्पल है, मॉस्क है एंड चर्च है। मतलब दे यूज लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट एंड बिगिन टू प्ले आउट अर्ली इन द मॉर्निंग। ये लोग क्या करते हैं, देर रात तक म्यूजिक सिस्टम को बजाते हैं और फिर अर्ली मॉर्निंग ही शुरुआत कर देते हैं। ड्यू टू इट पीपल डू नॉट हैव ए विंक ऑफ स्लीप, जिस कारण से लोग चैन भरी नींद भी नहीं ले पाते, मीन्स झपकी भी नहीं ले पाते हैं। स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन दिस एरिया आर मोस्ट सफरर। विद्यार्थी जो इस एरिया में रह रहे हैं वे लोग बेहद ही पीड़ित हैं। बिकॉज दे आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, क्योंकि वो लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाते। एज यू नो द एनुअल एग्जामिनेशन इज गोइंग टू हेल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा जो है विद्यार्थियों की वो मंथ मार्च में हो जाती है और अभी फरवरी का वक्त चल रहा है। हाउ वी कैन स्टडी इन दिस नॉइज ऑफ लाउड स्पीकर। आप बताइए कि हम इस तरह के नॉइज में कैसे पढ़ सकते हैं। द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स कुड बी बैंड इमीडिएटली बिकॉज इट काउजिंग टेंशन टू द रेसिडेंट्स। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल होता है उस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। बिकॉज कारण ये है कि अगर ये बैन नहीं होता है, इट काउजिंग टेंशन टू द रेसिडेंट्स, रीजन ये है कि रेसिडेंट्स में रहने वाले लोगों के बीच में एक टेंशन बन रहा है, तनाव बन रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो लाउड म्यूजिक प्लेड होते हैं उसको इमीडिएटली बैन कर दी जानी चाहिए। आई होप दैट यू विल पब्लिश it in your esteemed newspaper so that concerned authorities will look into the matter and try to make the situation improve as early as possible। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों को, इन बिंदु को ध्यान में रखते हुए आप अपने अखबार में इसे पब्लिश करेंगे ताकि संबंधित अधिकारी इस मैटर पर ध्यान देंगे और सिचुएशंस को जितना जल्दी हो सके इम्प्रूव करेंगे। जस्ट उसके नीचे हम लोग क्या करते हैं कि थैंकिंग यू लिखते हैं। मैंने थैंकिंग यू लिखा है। ये लेटर लिखने का फॉर्मेट होता है, लेटर लिखने के तरीके होते हैं। तो जो तरीका है उस तरीका को नहीं भूलना है, उसको फॉलो करते हुए लिखना है ताकि स्टेप मार्किंग भी हो तो आपका एग्जामिनेशंस में नंबर अधिक से अधिक उठ सके। उसके बाद मैंने लिखा है योर्स फेथफुली। यहाँ पर विद्यार्थी मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे यहाँ गलतियाँ करते हैं। योर्स फेथफुली जब लिखने की बारी आती है ना तो लोग क्या कर देते हैं, योर फेथफुली लिखते हैं। तो योर फेथफुली नहीं होता है, योर्स फेथफुली होता है। तो इस जगह पर आपको विशेष ध्यान देना है कि जब भी हम उसको क्लोज करते हैं तो क्लोज करने के दौरान योर शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, योर्स का इस्तेमाल होता है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर XYZ लिखा। क्यों XYZ लिखा अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में किसी भी नाम का जिक्र नहीं किया गया था, इसीलिए मैंने कोई नाम नहीं लिखा। XYZ का मतलब है कि कोई भी हो सकता है। उम्मीद है कि लेटर आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ में मैं चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है राइट ए रिपोर्ट ऑन फायर एक्सीडेंट दैट यू हैव विटनेस्ड। कहता है कि आप एक रिपोर्ट लिखिए और वह रिपोर्ट किस पर होगा, फायर एक्सीडेंट पर। फायर एक्सीडेंट का मतलब होता है आगजनी। आगजनी मतलब आग से होने वाली दुर्घटना को हम लोग कहते हैं फायर एक्सीडेंट। कहता है कि उस फायर एक्सीडेंट को आपने देखा है और इस आधार पर आप एक रिपोर्ट तैयार करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रिपोर्ट तैयार किया है। आप केयरफुली रहे, आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएगा। जब भी रिपोर्ट तैयार करना होता है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग टाइटल लिखते हैं। मैंने यहाँ पर टाइटल लिखा है। टाइटल का मतलब होता है हेडिंग, है ना। हेडिंग लिखते हैं क्योंकि जब भी किसी अखबार को हम लोग पढ़ते हैं तो उस अखबार में हमें क्या देखने को मिलता है, हेडिंग्स देखने को मिलता है। जगह आता है कि जब भी आप हेडिंग लिखते हैं तो हेडिंग के जस्ट राइट हैंड साइड में क्या किया जाता है कि जो रिपोर्टर होता है उसका नाम लिखा जाता है। मैंने भी यहाँ पर रिपोर्टर का नाम लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में सीधा बोला है कि आप विटनेस्ड हो। तो विटनेस्ड का मतलब होता है कि जो व्यक्ति है जो उस घटना को देख रहा है उसी को लिखने के लिए बोला गया। तो मैंने यहाँ पर एक नाम चुन लिया, रविंद्र, है ना। और वह रिपोर्टर किसका है, द हिंदुस्तान टाइम्स का। मैंने उसी चीज़ को लिखा है।
अब क्या होता है कि जब ये दोनों काम आप कर लेते हैं तो जो रिपोर्ट लिखे जाते हैं वो कौन से डेट में लिखा जाता है, तो जो डेट को आप लिख रहे हैं उस डेट को प्लेस करना है और वह कौन से प्लेस की घटना है उस घटने के बारे में जिक्र करना है। हमने यहाँ पर भी क्या किया कि पहले जगह के बारे में बताया कि ये जो घटना घटी है वो घटना कहाँ पर घटी है, गिरिडीह, है ना, गिरिडीह में घटी है और ये कितने कितने तारीख की घटना है, 21 जनवरी 2022 का, है ना, ये बात हमने लिख दिया। अब देखिए कि इतना सारा काम आप कर लेते हैं तो करने के बाद हम लोग बॉडी कंटेंट लिखना शुरू कर देते हैं। देखिए हम लोगों ने बॉडी कंटेंट के रूप में क्या लिखा है, देखिए कहता है कि जो घटना घटी उस घटना के बारे में जिक्र करनी है। तो जिक्र हमने क्या किया कि लास्ट नाइट आई सॉ अ फायर एक्सीडेंट इन सलम एरिया ऑफ गिरिडीह अबाउट 9 PM। कहता है कि पिछले रात को हमने एक आगजनी की घटना को सलम एरिया में देखा और ये सलम एरिया कहाँ पर है, गिरिडीह में, और ये समय कितने बजे की थी, 9 बजे रात की थी। अब समझिए सलम एरिया का मतलब कहा जाता है कि वो एरिया जहाँ पर लोग झुग्गी झोपड़ी बना करके रहते हैं, मीन्स यू का सेकंड ऑफ द विक्टिम ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली वर इन द रूम। कहता है कि जो पीड़िता था या फिर पीड़ित लोग जो थे उनसे जब मेरी बातचीत हुई आगजनी की घटना के बारे में, मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम सभी मेंबर्स अपने घर में थे, अपने बेडरूम में थे। चिल्ड्रेन वर वॉचिंग टीवी, बच्चे जो थे वो टीवी देख रहे थे, एंड अदर मेंबर वर बिजी इन देयर वर्क, और घर के अन्य सदस्य जो था वो अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वुमेन वर कुकिंग फूड, महिलाएं जो थी वो खाना पका रही थी रात के लिए, ऑन द मड स्टोव ऑफ बर्निंग ऑफ वुड्स, किससे पका रही थी, तो मिट्टी के चूल्हे पे आग जला करके, मीन्स लकड़ी को जला करके वो खाना पका रही थी। सडनली या स्पार्क ऑफ फायर इमिट्स फ्रॉम द स्टोव, अचानक क्या होता है कि चिंगारी निकलती है, स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी, तो एक चिंगारी निकलती है और चिंगारी निकल करके वो ऊपर चली जाती है, द स्टोव, एंड वेंट टुवार्ड्स द रूफ, छत की तरफ चली जाती है। स्मोक स्प्रेड इन द होम ऑल अराउंड, और इसी बीच में क्या होता है कि कमरे में चारों तरफ धुआं फैल जाता है। ऑल द मेंबर ट्राइड टू नो द रीजन बट द फायर एक्सीडेंट ब्रोक अप। ठीक है, सब लोग ये रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये स्मोक कहाँ से आ रहा है, ये स्मोक कहाँ से आ रहा है, तभी तक क्या होता है कि आग लग जाती है। ऑल द मेंबर्स वर देयर, चिल्ड्रेन केम आउट फ्रॉम द होम एंड क्राइड फॉर द हेल्प। कहता है कि सारे लोग जो है वह बच्चों को लेकर के बाहर आए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। आफ्टर हियरिंग द नेबर केम आउट फ्रॉम देयर होम टू हेल्प देम, तो अगल बगल के लोग जो हैं, पड़ोसी जो लोग हैं, उन लोग आवाज़ सुनते हैं और आवाज़ सुन करके उनको हेल्प करने के लिए चले आते हैं। दे ट्राइड टुगेदर टू ओवरकम ऑन द फायर, कहता है कि सभी लोग मिलकर के उस जो फायर है, आग है, उस आग पर काबू को पाने की कोशिश करता है, बट दे फेल्ड, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है। द चिल्ड्रेन एंड वुमेन वर वीपिंग लाउडली, कहता है कि महिलाएं और बच्चे एकदम दहाड़ मार करके रो रहे थे, बिकॉज दे वर नाउ होमलेस, क्योंकि उन लोग क्या हो चुके थे, होमलेस हो चुके थे। ऑल द ग्रेन्स, जो भी अनाज घर में था, क्लोथ्स, कपड़े जो घर में थे, एंड ऑल द थिंग्स हैड टर्न इनटू एस, सब कुछ राख में बदल चुका था। समवन कॉल्ड द पुलिस एंड ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी, किसी ने पुलिस को और ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी को फ़ोन किया। द ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी केम फॉरवर्ड टू हेल्प देम, तो जो ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के लोग हैं वो लोग उन लोगों के लिए मदद के लिए आगे आया। उन लोगों की मदद का मतलब जो पीड़ित लोग थे उनको मदद करने के लिए आगे आए। हम लोग चलते हैं सेक्शन सी के तरफ में। एक अच्छे स्टूडेंट के लिए ये समझना पड़ेगा कि ये सवाल कहाँ से उठाया गया है, कौन से लेसन से उठाया गया है। तो ये जो लेसन, ये जो सवाल हम लोग देख पा रहे हैं, ये सवाल या थिंग ऑफ ब्यूटी से उठाया गया है। या थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, पोयम है, तो उसी पोयम से ये उठाया गया है। तो कहता है कि व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, कहता है कि सुंदर वो कौन सी वस्तुएं हैं दैट गिव जॉय, जो हमें क्या देती है, खुशियाँ देती है, मस्ती देता है, किसको, एक मानव जाति को। तो कहता है कि इस पूरी कविता में जो चर्चा किया गया था थिंग ऑफ ब्यूटी के लिए, उसमें चर्चा किया गया था सन का, मून का, ट्रीज का, ठीक वही सारा चीज़ मैंने इस आंसर में डेवलप किया है। कहता है कि ब्यूटीफुल थिंग्स कौन कौन है, तो जो चीज़ें चर्चा की गई पोयम में, मैंने उसी को उठाया। पोयम में चर्चा किया गया था द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, ब्यूटीफुल डेफोडिल्स, फ्लावर्स एंड क्लियर रील्स आर सम ऑफ सच ब्यूटीफुल थिंग्स। कहता है कि ये सारे जो हैं, ये सारे ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। ऑल सच थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस टू मैन। कहता है कि द मैन हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड देयर इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट गुड। कहता है कि जो लोग रास्ते के किनारे अपना दुकान लगाते हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। दैट्स वाई दे ओपन ए स्मॉल शॉप, इसीलिए वो क्या करता है, एक छोटी सी दुकान खोल लेता है, टू अर्न सम मनी फ्रॉम द पैसेंजर, ताकि पैसेंजर से वह कुछ पैसा अर्न कर सके। दे सेल इटेबल्स एंड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उन लोग क्या सेल करते हैं, तो खाने लायक सामान सेल करते हैं, और सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सीजन में मीन्स अलग अलग ऋतुओं में जो फ्रूट्स आते हैं, जो वेजिटेबल्स आते हैं, उनको वो सेल कर देते हैं। आज सेल करने के पर्पज से रास्ते के किनारे बैठ जाते हैं। दे विस्ड
द सिटी पीपल वुड स्टॉप देयर, उन लोग ये उम्मीद लगाए रखते हैं कि जो शहर के लोग हैं वो जब इधर से गुजरेंगे तो यहाँ पर रुकेंगे एंड बाय समथिंग फ्रॉम देम, और उन लोग इन लोगों से कुछ खरीदेंगे, है ना। ये आप आते जाते रास्ते में भी देखते होंगे कि रास्ते के किनारे जो ग्रामीण एरिया के लोग होते हैं वो अपनी दुकान को रास्ते के किनारे लगा देते हैं, जिसको हम लोग रोड साइड स्टैंड कहते हैं। लोग जब उस रास्ते से क्रॉस करते हैं तो उसे लगता है कि ये ग्रीन वेजिटेबल्स है, ठहरना चाहिए, लेना चाहिए, वो ठहरते हैं और लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं, जिससे उनके हाथ में कुछ नगद पैसे जाते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 को आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल में से है और ये कई बार सवाल पूछा भी गया है। तो ये सवाल क्या कहता है कि देखिएगा, कहता है कि व्हाट डिड द सर्वेंट एट राजेंद्र प्रसाद हाउस टेक गांधी टू बी, व्हाई वाज ही नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। कहता है कि राजेंद्र प्रसाद के घर के जो नौकर थे उन्होंने गांधी जी को क्या समझा, व्हाई वाज ही नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, और उनके नौकरों ने गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की अनुमति क्यों नहीं दिया, है ना। अब तो समझ में आ गया होगा कि गांधी जी की चर्चा जो की गई थी वह फ्लेमिंगो बुक के इंडिगो चैप्टर में किया गया था। तो ये जो सवाल है वो इंडिगो से लिया गया है। देखिए मैंने क्या लिखा कि इस सवाल को समझने से पहले, मीन्स बताने से पहले, लाइन बाय लाइन बताने से पहले मैं आपको एक बार समझाना चाहूँगा कि फ्रेंड्स हमारा जो वीडियोज होती है थोड़ी सी लंबी होती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको पढ़ाना नहीं सिखाना होता है। जो लोग सिखाने के पर्पज से पढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं वेल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, और मैं यहाँ पर आपको वेल तरीके से इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपकी जो चैप्टर्स है वो भी एक रिवीजन मोड पे चला आए, ताकि आप आसानी से उन सारी चीज़ों को सीख सकें। तो आपको वीडियो में बने रहना है ताकि आप आसानी से सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए सीख सके। हमारा काम होता है कि आपको मैं ऑब्जर्व करवा करके सिखाऊं, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन कर। लाइन लिखा है, राजकुमार शुक्ला लेड गांधी जी टू राजेंद्र प्रसाद होम इन पटना बट राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। कहता है कि राजकुमार शुक्ला जो थे वह गांधी जी को कहाँ लेके गए, राजेंद्र प्रसाद के घर, और राजेंद्र प्रसाद का घर कहाँ पे था, पटना में। राजेंद्र प्रसाद किसी काम को लेकर के आउट ऑफ टाउन थे। द सर्वेंट ऑफ राजेंद्र प्रसाद न्यू शुक्ला दैट ही इज ए शेयर क्रॉपर। तो राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे वो शुक्ला को जानते थे कि शुक्ला एक बटाईदार किसान है। दे थॉट शुक्ला केम टू मीट राजेंद्र प्रसाद अबाउट द इशू ऑफ शेयर क्रॉपर। उन्हें लगा कि यहाँ पर जो आए हुए हैं इन लोग का मतलब है कि गांधी जी और राजकुमार शुक्ला वह किसी शेयर क्रॉपर का, बटाईदार किसान के किसी इश्यूज को लेकर के राजेंद्र बाबू से मिलने के लिए आए हैं। सो दे टुक गांधी जी टू बी अ पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण। इसीलिए राजेंद्र प्रसाद के नौकर ने गांधी जी को एक गरीब किसान समझा। कहाँ का, चंपारण का। ही वॉज नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। उन्होंने गांधी जी को कुआं से पानी निकालने नहीं दिया बिकॉज ही कुड पॉल्यूट द वाटर ऑफ द वेल। कारण ये था कि कुआं का पानी क्या हो सकता था, पॉल्यूट हो सकता था। दे वर नॉट श्योर दैट ही वॉज अनटचेबल, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे वो लोग श्योर नहीं थे कि गांधी जी जो है वह छुआछूत की जाति में नहीं आते हैं, इसीलिए गांधी जी को पानी निकालने से मना किया गया था। अगला सवाल कहता है व्हाट वर द ऑप्शन दैट सॉफी वाज ड्रीमिंग। कह रहा है कि सॉफी जो है वह एक सपने देखती थी। तो उनके पास सपने देखने के लिए कौन कौन से विकल्प थे। वेयर वाज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स सॉफी एंड जेंसी वुड फाइंड वर्क आफ्टर द स्कूल। कहता है कि उन दो लड़की सॉफी और जेंसी स्कूल के बाद ज़्यादा चांसेस है कि उन्हें काम कहाँ पर मिलेगा, या फिर पहले से ये निर्धारित है कि उन्हें काम कहाँ पर मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर ये बात, ये जो कहानी ली गई है वो कहानी, या फिर ये जो सवाल उठाए गए, या सवाल कहाँ से उठाए गए हैं, गोइंग प्लेसेस से। अब समझिए कि गोइंग प्लेसेस में दो लोगों के बारे में चर्चा की गई थी, एक सॉफी के बारे में, एक जेंसी के बारे में। सॉफी जो थी वह डे ड्रीमिंग गर्ल्स थी, हमेशा नए नए सपने देखते रहती थी, जबकि जेंसी जो थी वह एकदम सीधी सादी लड़की थी और उसे अपनी वास्तविकता पता था, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति पता था, वह डाउन टू अर्थ थी। तो कहता है कि सॉफी जो सपने देखती थी वो सपने कौन कौन से थे, है ना, उनके सपनों में क्या क्या शामिल हो जाता था। दूसरा कि स्कूल कंप्लीट होने के बाद उन लोग काम करने के लिए कहाँ जाएंगे, मीन्स स्कूल जब खत्म हो जाएंगे, पढ़ाई जब कंप्लीट हो जाएगी तो वो काम करने के लिए कहाँ पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सॉफी थी वो कई तरह के सपने देखती थी, जिसको मैंने यहाँ पे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, और आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल्स वे लोग कहाँ पर जाएंगे वो भी चर्चा किया। यहाँ पर दो सवाल पूछे गए, मैंने पैराग्राफ चेंज करके लिखा है ताकि सहूलियत हो आपको समझने में। कहता कि सॉफी वाज ड्रीमिंग ऑफ हैव ए बुटीक इन द सिटी। सॉफी ये मानती थी, ऐसा सपना देखती थी कि शहर में उसका कोई बुटीक हो। बुटीक का मतलब होता है एक छोटा सा कपड़े का दुकान जहां पर महिलाओं के वस्त्र मिलते हैं। टू सेव मनी
टू हैव ए बुटीक, वो चाहती थी कि हम पैसे बचाएंगे और पैसे बचा करके एक बुटीक खोल लेंगे। सी ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग ए मैनेजर, और पैसे को बचाने के लिए वो क्या बन जाएगी, मैनेजर बन जाएगी, एक्ट्रेस बन जाएगी या फैशन डिजाइनर बन जाएगी, ऐसा वो सोचती थी, ऐसा उसके विकल्प थे, ऐसे सपने वो देखती थी। सोफी एंड जेंसी वुड सून पास आउट देयर स्कूल, कहता है कि सोफी और जेंसी बहुत ही जल्द अपनी विद्यालय को पास कर जाएंगे, मतलब अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेंगी। ओनली अ फ्यू मंथ्स वर लेफ्ट, कुछ ही महीने बचे हुए हैं पढ़ाई कंप्लीट होने में। जेंसी न्यू वेरी वेल दैट बोथ ऑफ देम वुड फाइंड द वर्क इन बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर द स्कूल। जेंसी को ये पूरी तरह से पता है कि जैसे ही उसकी विद्यालय कंप्लीट होगा इन लोग काम करने के लिए कहाँ जाएंगे, मीन्स बिस्किट फैक्ट्री जाएंगे। सोफी हैड वर्ल्ड ड्रीम्स, सोफी के पास जितने भी सपने होते थे वह काल्पनिक होते थे फॉर हर करियर, उसके जीवन के लिए। जेंसी वाज रियलिस्ट, जबकि जेंसी जो थी वो क्या थी, रियलिस्ट थी, वास्तविक जीवन को जीती थी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, कहता है कि व्हाट डिड द पैडलर सेल एंड हाउ डिड ही मेक द थिंग्स, कहता है कि पैडलर जो है वह क्या बेचा करते थे और जो बेचते थे वह उसे कैसे बनाते थे, है ना। ये सवाल किससे लिया गया है, रैट ट्रैप से। किससे लिया गया, रैट ट्रैप से। तो कहता है कि पैडलर जो है ना, वो पैडलर क्या बेचा करता था भाई, तो आपको पता होगा कि पैडलर वहां पर रैट ट्रैप्स बेचने का काम करता था, चूहेदानी बेचने का काम करता था। तो मैंने वही लिखा है कि द पैडलर सोल्ड स्मॉल रैट ट्रैप्स मेड ऑफ वायर, पैडलर जो है वह तार से बना हुआ चूहेदान को बेचने का काम करते थे। ही मेड देम हिमसेल्फ बाय बेगिंग द मटेरियल्स फ्रॉम द शॉप एंड बिग फार्म्स, बट इवन ही डिड नॉट अर्न मच बिकॉज हिज बिजनेस वाज नॉट मच प्रॉफिटेबल। कहता है कि उस चूहेदान को बनाने के लिए वह दुकानों से जाकर के भीख मांगते थे या बिग फार्म से भीख मांगते थे, और मटेरियल को, कौन से मटेरियल को, इट मीन्स वायर को, या फिर चूहेदान को बनाने के लिए जिन जिन मटेरियल की आवश्यकता होती थी उन चीज़ों को। इतना कुछ मेहनत करने के बाद वह रैट ट्रैप बनाता था, चूहेदान बनाता था, और उसके बाद जब बेचता था तो बेचने के बाद उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता था। इतना कुछ करने के बाद उसका जो बिजनेस था वो प्रॉफिटेबल नहीं था। बट इवन ही डिड नॉट अर्न मच, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कमा नहीं पाता था क्योंकि उसकी बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, हु वाज रोजर स्कंक। अब सवाल कहता है यहाँ पर रोजर स्कंक कौन है, व्हाट वाज हिज मेन प्रॉब्लम, और उस रोजर स्कंक का मुख्य प्रॉब्लम क्या था। तो रोजर स्कंक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था सूड विजार्ड हेट मम्मी में, है ना। ये विस्तास बुक की कहानी है, विस्तास बुक में इस कहानी को चर्चा किया गया था, सूड विजार्ड हिट मम्मी, जिसमें एक जादूगर थे, है ना, और जादूगर के साथ साथ एक बुद्धिमान उल्लू रहा करता था। और जो प्राणी, जिस प्राणी के बारे में वह चर्चा की गई थी, वो चर्चा किसके बारे में किया जाता था, रोजर के बारे में। रोजर के बारे में मीन्स एक प्राणी रोजर था, दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि उसमें एक वाइज ऑल था, बुद्धिमान उल्लू रहा करता था, बुद्धिमान के साथ साथ एक विजार्ड मीन्स जादूगर रहा करता था। तो कहता है कि रोजर स्कंक कौन था, तो रोजर स्कंक एक छोटा सा प्राणी था। हम लोग लिखे हैं रोजर स्कंक वाज ए स्मॉल क्रिएचर, रोजर स्कंक एक छोटी प्राणी था। ही स्मेल्ड वेरी बैड, जो बहुत बदबूदार था, बहुत महकता था। नो अदर एनिमल वांटेड टू प्ले विथ हिम, कोई भी दूसरा प्राणी जंगल का उसके साथ खेलना नहीं चाहता था, ड्यू टू हिज बैड स्मेल, उसके बुरे स्मेल के कारण। एंड दे टीज्ड हिम बाय कॉलिंग स्टिंकिंग स्कंक, और वे लोग उसे चिढ़ाते थे ये कह करके कि तुम स्टिंकी स्कंक हो। ही वुड बिकम सैड, और इस तरीके से वो क्या हो जाता था, जब वो सुनता था, जब लोग उसे चिढ़ाता था तो वो उदास हो जाता था। एंड 2 राउंड टीयर्स वुड फ्लो फ्रॉम हिज आइज, और उसके आंख से आंसू टपकने लगते थे। ही वुड फील अलोन एंड इंसल्टेड, और इस वजह से उसे हमेशा अकेलापन का एहसास होता था और इंसल्टेड फील करता था, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के रूप में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, हु इज मिस्टर लेम, व्हाई डज ही हैव अ टीन लेग। कहता है मिस्टर लैम कौन है और उसके पास एक टीन का लेग है, वो क्यों है। तो कहता है मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम जो है एक बूढ़ा व्यक्ति है, हु लोस्ट हिज 1 लेग इन बॉम्ब एक्सप्लोजन, जिन्होंने अपना एक पैर बॉम्ब एक्सप्लोजन में खो दिया है। व्हेन ही वर्कड इन आर्मी, जब वो आर्मी में काम करते थे। दैट्स व्हाई ही हैज एन आर्टिफिशियल टीन लेग टू वॉक, इसीलिए उनके पास एक आर्टिफिशियल टीन लेग है ताकि उसी टीन लेग के सहारे वो चल सके। ही लिव्स अलोन इन ए बिग हाउस, वह एक बड़े से घर में अकेले रहता है। हैविंग ए बिग गार्डन, और वहाँ पर एक बड़ा सा बगीचा भी है। तो ये जो सवाल हम लोग देख पा रहे थे मिस्टर लैम का, ये सवाल किससे है, ऑन द फेस ऑफ इट से है। ऑन द फेस ऑफ इट में 2 मुख्य कैरेक्टर थे, एक मिस्टर लैम और दूसरा क्या है, डेरी। ये दोनों ही फिजिकल डिफॉर्मिटी से गुजर रहे थे, और ये कहानी आप लोग ने काफ़ी बेहतर तरीके से एंजॉय भी किया होगा। तो ये जो क्वेश्चन था वो ऑन द फेस ऑफ इट से उठाया गया था। अब हम लोग क्वेश्चन सेक्शन डी को देख रहे हैं। सेक्शन डी जो सवाल होते हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है, लेकिन इस सेशन का मतलब है कि ये जो सत्र है 2022 का जो आप लोग का एग्जामिनेशन होने जा रहा है,
यहाँ पर ये सवाल 5 नंबर के किए गए हैं, लेकिन जो पहले एनुअल के एग्जाम हुआ करते थे उसमें से 10 मार्क्स के होते थे, इसीलिए यहाँ पर 100 वर्ड में कहा गया है, जबकि पहले ये 150 शब्दों में होते थे। तो यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। कहता है कि यहाँ पर एक से अधिक सवाल पूछे गए हैं। 18 से 19 कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 2 क्वेश्चन हो जाता है। 2 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है और एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना अंक मिलेगा, 5 अंक। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों ही सवालों का जवाब दिया आपकी सहूलियत के लिए, आपको जो अच्छा लगे उसको आप कंप्लीट करिएगा। देखिए पहला सवाल कहता है डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स बाय इंग्लिश लैंडलॉर्ड इन चंपारण। कह रहा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन प्रश्नों को हर हालात में आप लोग को याद करना है, क्योंकि जब फाइनल एग्जामिनेशन होगा तो फाइनल एग्जामिनेशन में भी इसी तरह के सवाल शामिल किए जाते हैं, और ये जो सवाल अभी मैं डील करने जा रहा हूँ ये कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए कहता है कि जो एक्सप्लॉइटेशन था मतलब शोषण था, किसका, इंडिगो शेयर क्रॉपर का। इंडिगो शेयर क्रॉपर का मतलब नील की खेती करने वाले बटाईदार किसान का किस तरीके से लैंडलॉर्ड के द्वारा मीन्स जमींदारों के द्वारा, इंग्लिश जमींदारों के द्वारा चंपारण में शोषण किया जाता था, उसको आपको चर्चा करना है। तो जिन लोगों ने इस लेसन को पढ़ा होगा इंडिगो, वो बहुत भली भांति समझ रहे होंगे कि क्या कौन कौन से स्टेप जो है गांधी जी ने लिया था, उसके पहले राजकुमार शुक्ला गांधी जी से कैसे मुलाकात किया था, कहाँ मुलाकात किया था, ये सारा चीज़ आपको याद होगा। अगर याद नहीं होगी तो कोई बात नहीं है, मैं इसी चैनल पे वीडियोज अपलोड करता रहूँगा, जहाँ पर या फिर कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको समय समय पर वो सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे और हमारे चैनल पर जाकर के सभी चीज़ों को आप सीख पाएंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमेशा अप टू डेट इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलता रहे और आपकी पढ़ाई बिना रुके बिना थके चलता रहे। चलिए हम लोग सीधा चलते हैं सवाल के जवाब की ओर। सवाल का जवाब है, कहता है कि मोस्ट ऑफ द अरेबल land in Champaran was divided into large state owned by Englishmen and worked on by Indian tenants। कहता है कि यहाँ पर एक शब्द है अरेबल। अरेबल का मतलब होता है खेती लायक भूमि। अरेबल को गौर से करिएगा, यहाँ पर अरेबल लैंड इन चंपारण का मतलब होता है कि चंपारण की जो अधिकतम भूमि थी वह खेती लायक जो भूमि थी वह अधिकतम खेती लायक भूमि पर कब्जा किसका था, इंग्लिश मैन के लैंडलॉर्ड का नहीं। तो कहता है कि जो मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड था उस पूरे साम्राज्य में इंग्लिश मैन की कब्जा थी, और उस साम्राज्य के खेती लायक भूमि में चंपारण के किसान जो थे, जिसको इंडियन टेनेंट्स कहा गया, वो लोग वहां पर काम करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और उस वक्त जो मुख्य कमर्शियल क्रॉप होता था, व्यावसायिक फसल जो होता था वह इंडिगो होता था, नील होता था। तो कहता है कि वहाँ पर जो खेती की जाती थी, वहाँ पर जिस फसल को लगाया जाता था वो फसल किसका होता था, इंडिगो का होता था। द लैंडलॉर्ड कंपेल्ड ऑल द टेनेंट्स टू plant 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as a rent। और उस वक्त चंपारण के किसानों को अंग्रेज के जमींदारों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मजबूर किया गया था कि आपको क्या करना है कि कॉमर्शियल क्रॉप्स लगाने हैं, इंडिगो लगाने हैं, और आपको आपकी मेहनत के लिए 15% आपको मिलना है। मतलब खेती के जो फसल होंगे उसका 15% आप रख लेंगे, बाकी के जो 85% है वह किसको जमा कर देंगे, मीन्स जो ब्रिटिश जमींदार है उसको एज ए रेंट जमा कर देंगे। दिस वाज डन थ्रू ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो प्रोसेस था वो एक लंबे टर्म के लिए मीन्स बहुत लंबे समय के लिए तय किया गया था। When the landlord learned about the Germany had developed synthetic, जब वो सीख गया, जब उसे ये पता चल गया कि जर्मनी जो है सिंथेटिक इंडिगो का निर्माण करना शुरू कर दिया है, दे ऑब्टेंड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे द कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। तब अंग्रेज शासकों को लगा ना कि कहीं ना कहीं जो 15% का एग्रीमेंट हमने किया है किसानों के साथ, अगर ये 15% का एग्रीमेंट रहा तो हर हालात में मुझे 15% देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने अब क्या करने लगा था कि वहाँ के किसानों को समझाने लगा था कि भाई आपको कंपनसेशन देंगे, और इस तरीके से वह चाहता था कि ये अरेंजमेंट था 50% का, उससे वह क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। और इस तरीके से जो अंग्रेज शासक थे हमारे चंपारण के किसानों को काफ़ी ज़्यादा क्या किए थे, शोषित किए थे। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ में हम बढ़ रहे हैं, और इसी के साथ हमारा लेसन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मॉडल सेट 4 के सभी प्रश्नों को हम लोग सीख सकेंगे। कहता है हाउ डिड बामा लर्न अबाउट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम। कहता है कि बामा जो है वह किस तरीके से सीख पाई अनटचेबिलिटी के बारे में एंड
कास्ट सिस्टम के बारे में, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि बामा जो है वह बामा कौन थी, एक दलित परिवार से बिलोंग करती थी। हम लोग इस कहानी को मीन्स ये जो सवाल उठाए गए हैं, ये सवाल उठाया गया है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से, और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में दो लोगों के बारे में चर्चा की गई थी, एक जितकाला सा के बारे में, दूसरा बामा के बारे में। यहाँ सवाल बामा से है और कहता है कि बामा जो है वह किस तरीके से सीखी अनटचेबिलिटी के बारे में और कास्ट सिस्टम के बारे में। तो एक घटना घटी थी जब वह विद्यालय से आ रही थी, तो विद्यालय से आने के दौरान उन्होंने कुछ सीन को देखा था, जिस सीन को उन्होंने अपने भाई से चर्चा किया, और भाई से चर्चा करने के बाद उसके भाई ने बताया अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के बारे में। ठीक उसी चीज़ को हमने यहाँ पर लाइन बाय लाइन डिफाइन किया है, एक्सप्रेस किया है। देखिए, बामा केम टू नो अबाउट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम व्हेन शी वाज इन 3rd क्लास। कहता है कि बामा अनटचेबिलिटी के बारे में और कास्ट सिस्टम के बारे में तब जानी जब वह 3रे क्लास में थी। वन डे शी वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल। एक दिन वह स्कूल से अपना घर वापस आ रही थी। ऑन द रोड, रास्ते में शी सॉ एन एल्डर ऑफ हर स्ट्रीट कैरिंग वदाइस फॉर द लैंडलॉर्ड्स। तो रास्ते में उन्होंने क्या देखी, उसके पड़ोस के एक बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रही है कि वदाइस को लेकर के आ रहा है। वदाइस क्या होता है, वदाइस का मतलब कह सकते हैं कि कुछ फ्लिटर्स आई मीन्स कह सकते हैं कि जैसे जो हम लोग मिक्सचर कहते हैं, नमकीन कहते हैं, जो तला भुना चीज़ हो, उस तला भुना चीज़ को हम लोग कहते हैं वदाइस। तो उस वदाइस को एक बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा था, लेकर के आ रहा था। किसके लिए, अपने मकान मालिक के लिए। नहीं तो वदाइस कैसे पता चला, तो वदाइस का मतलब है कि जब भी आप किसी नमकीन चीज़ों को खाएंगे जो फ्राइड किया हुआ होता है और उसको एक साधारण पेपर में डालेंगे, तो क्या होता है कि जो तेल है ना वो बाहर दिख जाता है। इसी के आधार पर बामा ने ये गेस कर लिया था कि इसमें कुछ ईटेबल्स चीज़ है। नहीं, द मैनर इन विच ही कैरिड द पैकेट बाय होल्डिंग इज स्ट्रिंग। कहता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति जिस तरीके से उस पॉकेट को लेकर के आ रहा था अपने लैंडलॉर्ड को देने के लिए, वो बड़ा ही अजीब था। क्या अजीब था, क्योंकि उन्होंने उस पॉकेट को एक रस्सी के सहारे एक डंडे में क्या किया था, अटैच कर दिया था और उसको धीरे धीरे लेकर के जा रहा था। इट मीन्स उस पॉकेट को उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ से छुआ तक नहीं था। और इस सीन को देख करके बामा को क्या आ जाती है, हंसी आ जाती है। सी सेड दिस कॉमिक इंसिडेंट टू हर ब्रदर। और उन्होंने इस मजाकिया इंसिडेंट को अपने भाई से डिस्कस करती है, और उनके भाई का नाम क्या होता है, आनंद। हाउएवर ही वाज नॉट अम्यूज्ड। और जब उन्होंने चर्चा करी तो उसका भाई जो है उनको किसी भी तरह का चौंकने वाला चीज़ नहीं महसूस हुआ, मतलब वो अम्यूज्ड नहीं हुआ। एंड ही टोल्ड बामा, और उन्होंने बताया, क्या बताया, दैट द एल्डर वाज बिहेविंग दैट वाई बिकॉज पीपल ऑफ देयर कम्युनिटी वर कंसिडर्ड ऑफ लो कास्ट। तब उन्होंने बताया कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति इस तरीके से बिहेव कर रहा था उस ठोंगे को लेकर जाने के लिए या फिर उस पॉकेट को लेकर के जाने के लिए, तो वह ऐसा इसलिए बिहेव कर रहा था क्योंकि वह व्यक्ति, वह एक एल्डर मैन, एक नीच जाति से बिलोंग करता था, और नीच जाति से बिलोंग करने की वजह से उन्होंने इस तरह का सहारा लिया था। तब से बामा को समझ में आया था कि ये जो उच्च जाति और नीच जाति क्या होते हैं, छुआछूत क्या होते हैं, ये तब वो सीख पाई थी, है ना। हालांकि उसके भाई ने उसे एडवाइस दिया था। क्या एडवाइस दिया था, मैं आपको बता दूं कि उसके भाई ने एडवाइस दिया था कि अगर आप इन सारी चीज़ों से मुक्त होना चाहते हैं, मीन्स अनटचेबिलिटी से मुक्त होना चाहते हैं, कास्ट सिस्टम से मुक्त होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, वेल तरीके से मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा। और मन लगाकर पढ़ करके जब हम बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे तभी हम छुआछूत जैसी कुप्रथा को खत्म कर सकते हैं। और बाद में बामा ने काफ़ी मन लगा करके पढ़ाई किया, और अब वर्तमान समय में हम लोग देख पाते हैं कि इन्हीं सारे कुछ लोगों के सहयोग से अब जो अनटचेबिलिटी वाली चीज़ें हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। उम्मीद है कि यह लेसन आपको पसंद आएगा। अगर यह लेसन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस बेल को ऑन करके रखें ताकि हमेशा आपको अपडेट वीडियो मिलता रहे। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।